मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के साइंस के विज्ञान के 200 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपके 10वीं की फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्त देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए पहला सवाल दिया गया है आपकी स्क्रीन पर, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन विसरण प्रक्रिया के द्वारा करता है। और ये जो सवाल है 2025 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन विसरण प्रक्रिया के द्वारा करता है। अगला सवाल है, बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। तो बबूल के पौधे में गोंद नामक उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, परजीवी पौधे का उदाहरण इनमें से कौन है। तो परजीवी पौधे का उदाहरण इनमें से अमरवेल है। अमरवेल एक परजीवी पौधा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है। तो ये भी 2024 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया है। तो मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। अगला सवाल है, पौधों के वायवीय भागों से जल का अस्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है। तो पौधों के वायवीय भागों से जल का अस्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, एटीपी में फास्फेट की संख्या कितना होता है। एटीपी में फास्फेट की संख्या कितना होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एटीपी में फास्फेट की संख्या 3 होता है। अगला सवाल है, कोशिकीय ईंधन इनमें से कौन है। इनमें से कौन कोशिकीय ईंधन है। तो जो ग्लूकोज होता है वो कोशिकीय ईंधन के अंतर्गत आता है और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और ई O6 होता है। ग्लूकोज यानी कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 कोशिकीय ईंधन का सूत्र होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है। तो आप लोग शुरू से याद किए होंगे रक्त का थक्का जमने के लिए प्लेटलेट्स जरूरी होता है, लेकिन ऑप्शन में तो कहीं प्लेटलेट्स नहीं दिया है। तो प्लेटलेट्स को हिंदी में रक्त बिंबाणु भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा, रक्त का थक्का जमने के लिए रक्त बिंबाणु उत्तरदायी है। रक्त बिंबाणु को इंग्लिश में प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। अगला सवाल है, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप 120 mmHg होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि ऑक्सीजन की परिवहन के लिए जिम्मेदार घटक कौन है। तो ऑक्सीजन की परिवहन के लिए जिम्मेदार घटक आरबीसी है, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, रेड ब्लड सेल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि कामरूप परिशेषिका किसका हिस्सा है। इन सभी सवालों को आप लोग को याद जरूर रखना है क्योंकि ये सभी सवाल आपसे पेपर में पूछे गए हैं, तो आपके आने वाले परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। इसीलिए जितने भी सवाल यदि आपसे पेपर में पूछे गए हैं तो उन सभी सवालों को आपको जरूर से जरूर याद रखना है। तो कामरूप परिशेषिका किसका हिस्सा है। तो कामरूप परिशेषिका आहार नाल का हिस्सा है। अगला सवाल है, प्रकाश की ओर प्ररोह की गति को क्या कहते हैं। तो प्रकाश की ओर प्ररोह की गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। प्रकाशानुवर्तन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, जैव आवर्धित प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है। तो जैव आवर्धित प्रदर्शित करने वाला रसायन DDT है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। तो रंध्र का काम है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन रंध्र के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला सवाल है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी दिया रहेगा आपके ऑप्शन में ही, आप फोकसांतर दिया रहेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला सवाल है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध है? तो हम लोग जानते हैं एफ बराबर r/2 होता है और ऐसा ऑप्शन कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला सवाल है, हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, सर्च लाइट की परावर्तक सतह कौन होती है? हेडलाइट बोले या सर्च लाइट की परावर्तक सतह हमेशा किस दर्पण की बनी होती है? तो अवतल दर्पण की बनी होती है। लेकिन जब साइड मिरर की बात करेगा तो हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला सवाल है कि रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो रोगियों की नाक, कान, गले आदि जांच के लिए डॉक्टर लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इतनी इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? ये 2018 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया है और जब भी कोई आपके भाई बहन जो दिए होंगे 2018 में पेपर, सभी लोग जानते हैं कि 2018 के बिहार बोर्ड का पेपर बहुत हार्ड हुआ था। अब तक का सबसे हार्ड पेपर 2018 का था। तो पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में फोकस दूरी की अपेक्षा हमेशा क्या होगी? कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल लेंस में हमेशा वास्तविक बनता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता फोकस दूरी की उल्टी होती है, व्युत्क्रम होती है। आप लोग जानते होंगे D बराबर 1/f, आप लोग कहीं पढ़े होंगे चैप्टर संख्या 2 में भारतीय भवन किताब प्रकाश के अपवर्तन में। तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है, उल्टी होती है। अगला सवाल है, किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है? यानी कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से ली जाती है? नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई बिंब की दूरी ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो सभी लोग जानते हैं एफ बराबर r/2 होता है। एफ का मान दिया है 10 और ये भागा में तो इधर आएगा तो हो जाएगा गुणा में, r बराबर हो जाएगा 20 और 20 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब एक उत्तल लेंस ही बना सकता है। दर्पण में लेंस में नियम अलग हो जाता है, इसको याद रखिएगा। जो नियम लेंस में काम करेगा उसका उल्टा, एकदम उल्टा दर्पण में काम करेगा। जो नियम अवतल में काम करेगा उसका उल्टा जो नियम काम करेगा उत्तल में काम करेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस बना सकता है। अगला सवाल है, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होती है? तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। अगला सवाल है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो तारों के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है? तो मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व 1/16 सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। तो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, हीरे का पवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का पवर्तनांक 2.42 होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म जो होता है हमेशा 5 सतहों से घिरा होता है, इसको याद रखिएगा। एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। अगला सवाल है, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है? ये भी 2023 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है और सभी लोग जानते हैं कि 2023 में हो, 2023 नहीं, किसी भी 10वीं क्लास का पेपर हो या 12वीं क्लास का पेपर हो, हमेशा जब भी सेकेंड शिफ्ट में पेपर पूछा जाता है किसी से भी तो थोड़ा सा पेपर हार्ड हो जाता है, ये सभी लोग को मालूम होना चाहिए। तो प्रकाश का जो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है वो 380 नैनोमीटर होता है।
अगला सवाल है सल्फेट अर्धहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है। तो सल्फेट अर्धहाइड्रेट का अन्य नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O होता है। यदि हाफ हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यदि 2 हो जाएगा तो हो जाएगा जिप्सम का सूत्र। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। अगला सवाल है फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है अम्ल का pH मान कितना होता है। तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अगला सवाल है कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। कौन ऐसा गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देता है। अगला सवाल है इनमें से कौन भस्म नहीं है। इनमें से कौन भस्म नहीं है। तो सोडियम क्लोराइड यह क्या है, भस्म नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये भी 2021 में 2024 में 2 बार पूछ चुका है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, जबकि जल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है अम्लीय वर्षा के pH मान कितना होना चाहिए। तो जब भी अम्ल के बारे में बात करेगा तो उसका pH मान 7 से कम होना चाहिए। जितना ज़्यादा कम रहेगा उतना ही उसका pH जल बढ़िया रहेगा, अम्लीय गुण उसमें ज़्यादा होगा। तो सबसे बढ़िया इसमें ऑप्शन कौन दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्योंकि 5.6 से भी कम होना चाहिए अम्लीय वर्षा का pH मान। अगला सवाल है इनमें से कौन प्राकृतिक सूचक है। इनमें से कौन प्राकृतिक सूचक है। तो जो हल्दी होता है वह प्राकृतिक सूचक होता है, जबकि मेथिल ऑरेंज और फिनफ्थलीन ये क्या होता है, कृत्रिम सूचक होता है। ये आपसे पूछा गया है पेपर में, इसको भी याद रखिएगा। मेथिल ऑरेंज और फिनाल्फथलीन ये जो है यह क्या है, कृत्रिम सूचक होता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन क्षारीय ऑक्साइड है। इनमें से कौन क्षारीय ऑक्साइड है। तो सोडियम ऑक्साइड जो होता है वह क्षारीय ऑक्साइड होता है। Na2O ये क्या है, क्षारीय ऑक्साइड है। अगला सवाल है बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। यानी कि बेकिंग पाउडर जो है वो उसका सूत्र क्या होता है, वह किसका मिश्रण होता है। तो बेकिंग पाउडर जो होता है वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का सूत्र होता है। अगला सवाल है नीला थोथा या तुतिया किसका रासायनिक सूत्र है। तो नीला थोथा बोले या तुतिया बोले या CuSO4 इंटू 5H2O इसका सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। यानी कि पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो एंड्रोजन नामक हार्मोन निकलता है। अगला सवाल है मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, वह अम्ल कौन है। यानी कि मिला जुला के इतना बड़ा ना देकर शॉर्टकट में पूछ रहा है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। इनमें से कौन रासायनिक दूत है। तो जो हार्मोन होता है उसे रासायनिक दूत कहा जाता है। अगला सवाल है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन सेरिबेलम बनाए रखता है। अगला सवाल है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। तो किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण 2 हार्मोन है। एक का नाम है टेस्टोस्टेरोन और दूसरे का नाम है एस्ट्रोजेन। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेन है। ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें से कौन पादप हार्मोन नहीं है। इनमें से कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो जो ये ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन यह पादप हार्मोन नहीं होता है।
अगला सवाल है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। अगला सवाल है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित कहाँ से होता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन है यह नरलिंग हार्मोन है, यह कहाँ से स्रावित होता है। तो यह वृषण से स्रावित होता है। अगला सवाल है रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो रुधिर चाप एड्रिनल के द्वारा नियंत्रित होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का औसत भार लगभग 1.4 kg होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है। तो मेरु रज्जु जो होता है वो मेडुला से निकलता है। अगला सवाल है बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने की प्रक्रिया को निःश्वसन कहा जाता है। अगला सवाल है इनमें से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है। इनमें से जो कौन ऐसा अंग है जो संवेदग्राही नहीं है। तो मस्तिष्क जो होता है वो संवेदग्राही नहीं होता है। अगला सवाल है पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं। तो पुंकेसर के अग्रभाग को पराग कोश कहते हैं। अगला सवाल है कि निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। तो निषेचन की क्रिया मुख्यतः पुष्पीय पादपों में और जंतुओं में होता है। अगला सवाल है पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। तो पूर्ण विकसित अंडाशय को फल कहा जाता है। अगला सवाल है इनमें से कौन सा रोग जो है वह जीवाणु जनित रोग नहीं है। कौन ऐसा रोग है इनमें से जो जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो जो मस्सा होता है वह जीवाणु जनित रोग नहीं होता है। अगला सवाल है इनमें से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। कौन ऐसा इनमें से जंतु है जो उभयलिंगी के अंतर्गत आता है। तो केंचुआ जो है वह उभयलिंगी जंतु होता है। अगला सवाल है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। तो जो टाइफाइड नामक बीमारी होता है यह लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, जबकि एड्स, गोनोरिया और सिफिलिस ये क्या है लैंगिक जनन संचारित रोग है। अगला सवाल है अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है। तो अमीबा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो विखंडन के द्वारा होता है। अगला सवाल है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं, फूलों में पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। तो सौर सेल सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है मेरे भाई, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला सवाल है कि टिहरी बांध का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो टिहरी बांध का मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी नदी पर बांध बनाया जाता है या कहीं भी बांध बनाया जाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वहाँ से जल की आपूर्ति हो, भूमि सिंचाई हो, बिजली का उत्पादन हो। इन्हीं सब के कारण वहाँ पर बांध बनाया जाता है। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या था। तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश था या है अभी भी। अगला सवाल है अनवीकरणीय ऊर्जा कौन है। तो जो कोयले से प्राप्त ऊर्जा होता है वह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है, क्योंकि इसका एक बार उपयोग करने के बाद हम लोग दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल है ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत कौन कौन हैं। तो ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत कोयला तथा पेट्रोलियम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है ईंधन है, ईंधन कौन है। तो सीएनजी भी ईंधन है, एलपीजी भी ईंधन है और लकड़ी भी ईंधन ही है। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण इनमें से कौन है। तो जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम होता है। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कोयला और पेट्रोलियम आते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला सवाल है कि उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया होता है वह उच्च ताप पर की जाती है। अगला सवाल है किसी भारी नाभिक के दो छोटे नाभिकों में टूटने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। अगला सवाल है जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होता है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अगला सवाल है जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे सुचालक कहा जाता है। अगला सवाल है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। तो चालक का प्रतिरोध चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है, जबकि चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और चालक के तापमान पर भी निर्भर करता है, लेकिन प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। अगला सवाल है कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। इनमें से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो जो चांदी होता है वह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। अगला सवाल है कि 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं। 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो 1 वाट कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है बोट यूनिट किसका है। BOT यूनिट क्या है। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट क्या है। तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है। अगला सवाल है विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब जो होता है वह बना होता है दोस्तों किसका, कांच का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। अगला सवाल है हृदय में रक्त का प्रवाह कैसे होता है। तो हृदय में रक्त का प्रवाह बायां अलिंद से बाएं नीले में और दायां अलिंद से दाएं नीले में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। तो जो रक्त समूह वो होता है ओ ग्रुप वाला वह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है प्लाज्मा के अलावा रक्त में क्या पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा के अलावा रक्त में WBC, RBC और प्लेटलेट्स भी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। तो दोहरा परिसंचरण मछली में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यूरिया रक्त में लीवर के माध्यम से प्रवेश करती है, यकृत के माध्यम से प्रवेश करती है। अगला सवाल है विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र को क्या कहा जाता है। तो हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के वाले तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। अगला सवाल है टंगस्टन धातु के गलनांक कितना होता है। तो टंगस्टन धातु के गलनांक 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला सवाल है नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो नाइक्रोम में निकेल भी होता है और क्रोमियम भी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो परिपथ की सुरक्षा के लिए विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है इनमें से कौन विद्युत का सुचालक है। तो जो ग्रेफाइट होता है यह विद्युत का सुचालक होता है। यह अधातु है फिर भी यह क्या है, विद्युत का सुचालक है। अगला सवाल है स्विच लगाए जाते हैं। तो स्विच गर्म तार में लगाए जाते हैं। अगला सवाल है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं। तो वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसे विद्युत मोटर कहा जाता है। अगला सवाल है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा के छड़ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला सवाल है, एक सीधे तार में जाती धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की अभिन्न दिशा किस नियम से प्राप्त होती है? एक सीधे तार में जाती धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की अभिन्न दिशा मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से प्राप्त होती है। अगला सवाल है, विद्युत फ्यूज आधारित होता है। विद्युत फ्यूज धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। अगला सवाल है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक कितना होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल है, तो सेल का विद्युत वाहक बल सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य होता है। अगला सवाल है, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाता है? तो लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध सबसे कम हो जाता है, लेकिन इसमें लघु पतन के समय धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब भी लघु पतन के बारे में चर्चा करेगा तो परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाएगा और धारा का मान बहुत अधिक हो जाएगा। अगला सवाल है, C60 फ्लोरीन की आकृति किसके जैसी होती है? तो C60 फ्लोरीन की आकृति जो होती है वो फुटबॉल की आकृति के जैसा होता है, ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, आयोडीन को किस द्रव को घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? तो आयोडीन को एथिल अल्कोहल में घोलने पर टिंचर आयोडीन बनता है। अगला सवाल है, एथेन का सूत्र क्या होता है? तो एथेन का आणविक जो सूत्र होता है यह C2H6 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, हेक्सेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो हेक्स कितने नंबर पे आता है? तो हेक्स जो होता है वो 6 नंबर पे आता है, तो इसका सूत्र हो जाएगा C6H14 हो जाएगा। अगला सवाल है, पेंटेन का सूत्र क्या होता है? तो C5H12 हो जाएगा और C5 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स ऐसे ही याद रखना होता है। तो पेंट होता है 5 नंबर पर, तो पेंटेन हो जाएगा 5वां स्थान, तो C5H12 हो जाएगा। अगला सवाल है, समान एथेनॉल को क्या कहा जाता है? तो समान एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है। जो एल्कोहल होता है उसी को एथेनॉल के भी नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल के भी नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में कितने बंध काम करते हैं? तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड काम करता है, एकल बंध काम करता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है? तो हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया है, एक को संतृप्त बोला गया है, एक को असंतृप्त। संतृप्त में एक ही आता है जिसका नाम होता है एल्केन, जबकि असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन ग्रुप दोनों आ जाता है। इसीलिए सही उत्तर हम लोग का हो जाएगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन हो जाएगा? एथीन हो जाएगा, क्योंकि एल्केन और मेथेन और एथेन क्या है? संतृप्त है, जबकि एथीन जो है यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला सवाल है, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो डालडा में उपस्थित वसा अम्ल संतृप्त प्रकृति का होता है। अगला सवाल है, कार्बन की संयोजकता होती है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अगला सवाल है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के परमाणुओं के बीच त्रिबंध काम करता है वो कौन होता है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड काम करता है उसे एल्काइन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो एल्कोहल में नाइट्रोजन उपस्थित नहीं रहता है, जबकि कार्बन रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है और हाइड्रोजन भी रहता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि वनस्पति तेल में होती है? तो वनस्पति तेल में लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। अगला सवाल है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी? तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कुल 9 थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच में कितने बंध काम करता है? तो हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन की बात करेगा तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड काम करता है। तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड काम करेगा।
अगला सवाल है फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अगला सवाल है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो यदि किसी भी संख्या परमाणु संख्या 19 है तो उसकी संयोजकता हो जाएगा 2, 8, 8, 1 और यही एक जो होता है यह क्या हो जाएगा? इसका वैलेंसी हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? तो ऑक्सीजन का परमाणु भार O8 16 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि बोरान एवं एल्यूमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं? तो बोरान एवं एल्यूमिनियम आवर्त सारणी के 13वें वर्ग के तत्व हैं। अगला सवाल है पौधों के उत्सर्जी पदार्थ कौन है? तो पौधों के उत्सर्जी पदार्थ टैनिन भी है, गोंद भी है, रेजिन भी है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कुटपाद किस में पाया जाता है? तो जो कुटपाद होता है वो अमीबा में पाया जाता है। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन के समय में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न कि रात में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरे रंग का होता है। अगला सवाल है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है? तो रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधि पाई जाती है, यानी कि कवक मृतजीवी पोषण होता है। अगला सवाल है ऑक्जिन क्या है? तो ऑक्जिन एक हार्मोन का नाम है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है मनुष्य में वृक्क संबंधित है, मनुष्य में जो किडनी होता है वह किससे संबंधित है? तो मनुष्य में जो वृक्क है उसी को किडनी कहा जाता है, वह उत्सर्जन से संबंधित है। अगला सवाल है स्वपोषण पोषी के लिए कौन सा आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक सब है, चाहे वो CO2 हो, क्लोरोफिल हो या सूर्य का प्रकाश, सबके सब स्वपोषी पोषण के लिए जरूरी है, आवश्यक है। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। अगला सवाल है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में ही पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला सवाल है पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, पौधों में जाइलम के द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण ऊपर की ओर होता है। अगला सवाल है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? तो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क होता है, किडनी होता है। अगला सवाल है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है? उत्तल द्वारा किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब जब फोकस और लेंस के बीच में कोई वस्तु रहेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला सवाल है किसी बिंदु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो किसी बिंदु से निकलकर किरणें लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहा जाता है। अगला सवाल है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो किसी भी शब्दकोश में छोटे अक्षरों को पढ़ते समय 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य कैसा होता है? तो फोटोग्राफी जो होता है वो कैमरा होता है, उसमें कौन सा लेंस लगा होता है? तो उत्तल लेंस लगा होता है। अगला सवाल है कि प्रकाश तरंग दैर्घ्य एक उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग दैर्घ्य एक उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग। अगला सवाल है दंत विशेषज्ञ किसी मरीज के दांत को देखने के लिए कौन सा प्रतिबिंब का दर्पण का उपयोग करते हैं? यानी कि इतना बड़ा सवाल को शॉर्टकट में पूछा गया है कि जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं दांत देखने के लिए? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो यह अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अगला सवाल है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है।
अगला सवाल है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। अगला सवाल है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2 होता है। अगला सवाल है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन फार्मिक अम्ल है? तो जो मेथनोइक अम्ल होता है उसी को फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है। अगला सवाल है, सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, टिंचर आयोडीन का विलयन बना होता है। टिंचर आयोडीन का विलयन बना होता है एथिल एल्कोहल से टिंचर आयोडीन का विलयन बना होता है। अगला सवाल है, बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो बेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके नाइट्रोबेंजीन बनाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि अम्ल में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो अम्ल में HCl और HNO3 का अनुपात 3:1 होता है। अगला सवाल है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। क्यों? क्योंकि अम्ल जो होता है जल में विलय हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? इनमें से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। अगला सवाल है, परागकण किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण परागकोश के अंतर्गत बनते हैं, अंदर बनते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो जो मस्सा होता है यह जीवाणु जनित रोग नहीं होता है। अगला सवाल है, बीज विकसित होता है। तो जो बीज होता है वो बीजांड से विकसित होता है। अगला सवाल है, अलैंगिक जनन की विधि कौन है? तो अलैंगिक जनन की विधि इनमें से सब है, चाहे वो बीजाणु जनन हो, मुकुलन हो, विखंडन हो, ये सब के सब क्या है? अलैंगिक जनन की विधि होती है। अगला सवाल है, घेघा रोग पनपता है। तो घेघा रोग आयोडीन की कमी से पनपता है। अगला सवाल है, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? तो प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना मेनार्थे कहलाता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन कृत्रिम कायिक परिवर्धन की एक विधि है? तो इनमें से सभी, चाहे वो कलम लगाना हो, दाब कलम हो या कलम बंधन हो, इनमें से सभी कृत्रिम कायिक परिवर्धन की एक विधि है। अगला सवाल है, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है? तो घेघा रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है। अगला सवाल है, आमीटर से किससे मापा जाता है? आमीटर से किससे मापा जाता है? तो धारा को आमीटर से मापा जाता है। अगला सवाल है, 1 mA किसके बराबर होता है? तो 1 मिली एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है? 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है? तो 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। अगला सवाल है, ए मीटर का प्रतिरोध होता है। ए मीटर का प्रतिरोध सबसे छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। अगला सवाल है कि रियोस्टोड का उद्देश्य क्या है? तो रियोस्टोड का उद्देश्य धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी होता है। अगला सवाल है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो जो आयोडीन होता है वो अधातु है, लेकिन फिर भी यह क्या होता है? चमकीला होता है। अगला सवाल है, सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो सबसे कठोर पदार्थ का नाम है हीरा। अगला सवाल है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एथोडीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो सोडियम जो होता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अभिक्रियाशील पोटेशियम होता है। यदि ऑप्शन में सोडियम और पोटेशियम दोनों दे दे तो आपको पहला प्रेफर करना है पोटेशियम, उसके बाद आपको ऑप्शन मारना है सोडियम, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला सवाल है सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। अगला सवाल है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। अगला सवाल है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है। अगला सवाल है क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होता है। अगला सवाल है हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो हीलियम की परमाणु संख्या 2 होता है। अगला सवाल है ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है? तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होता है 8। 8 को तोड़ेंगे तो 2 और 6 हो जाएगा। तो 2 जो 6 को तो देगा नहीं, तो 2 को ग्रहण करेंगे, इसलिए इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला सवाल है ब्यूटेन के कितने समअवयवी संभव है? यानी कि ब्यूटेन के कितने आइसोमर संभव है? तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर संभव है। अगला सवाल है अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं के अनुपात कितना होता है? तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3, नाइट्रोजन में 1 और हाइड्रोजन में 3 1:3 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मार के मत आ जाइएगा परीक्षा में। अगला सवाल है एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो एक अणुसूत्र परंतु भिन्न भिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक को समावयवी कहा जाता है, आइसोमर कहा जाता है। अगला सवाल है इनमें से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एथीन हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C2H2N किसका फार्मूला होता है? तो एल्काइन ग्रुप का फार्मूला होता है। C2H4 हो जाएगा, एथाइन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि -OH यानी कि OH माइनस नहीं है, OH अभिक्रियाशील वाले मूलक का नाम क्या है? तो OH जिसके साथ में रहेगा उसे एल्कोहल कहा जाता है। अगला सवाल है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके एथाइन देता है। अगला सवाल है एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो एथेनॉल है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 95 का बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है? तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण इलियम में होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो ट्रैकिया काकरोच का श्वसन अंग होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। अगला सवाल है पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त रस लीवर से स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है। और हम लोग का आज का अंतिम सवाल है कि गाढ़ कोशिका कौन सी भित्ति मोटी होती है? गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो गाढ़ कोशिका की भीतरी परत जो होती है वो भीतरी भित्ति होती है, वह मोटी होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो चलिए दोस्त आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।